नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि बढ़िया होंगे। आज हम लोग भारत की नदी अपवाह तंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये संक्षिप्त जानकारी होगी, बट इसमें जो भी संक्षिप्त जानकारी होगी एग्जाम पर्पस पर भी से लेकर के एकदम महत्वपूर्ण होगी। कारण ये है कि इसमें शॉर्ट में देखते हुए संपूर्ण भारत की जितनी छोटी बड़ी और सहायक नदियां उन सब के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। और उस नदियों पर कौन कौन सा डैम है, उनकी सहायक नदियां किस किस राज्य से होकर के आती है, सब इसको मैप के आधार पर देखेंगे। इसको मैंने बना लिया हुआ है, तो इसको बढ़िया से हम लोग देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भारत की नदी अपवाह तंत्र। तो इसमें देखते हैं कि नदी अपवाह तंत्र को दो भागों में बांट करके हम लोग अपना अध्ययन शुरू करेंगे। एक हिमालयी और दूसरा प्रायद्वीपीय नदियां। ठीक, तो जो हिमालयी नदियां होती है वह सदा नीरा होती है, यानी कि सालों साल भर उनमें पानी रहता है। जब हिम से इनमें पानी, ग्लेशियर से पानी की आपूर्ति होती है, राइट। तो इसमें प्रमुख नदी कौन कौन हो जाता है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो वही प्रायद्वीपीय नदी के बारे में देख ले, तो प्रायद्वीपीय नदी अधिकतर जो होती है ये बरसाती नदियां होती है, जिसमें नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी और कावेरी। इसमें और अंतर देख लेते हैं कि जो हिमालयी नदियां हैं, ये इनकी जो ढाल होती है, एक नंबर में देख लें ढाल। तो हिमालयी नदी की ढाल एक कम होती है, इनकी ज्यादा होती है। एक नंबर। दो नंबर में देख ले अपने साथ और साथ ज्यादा लेकर के जाती है, कारण कि ये बहुत लंबी दूरी तय करती है, ये कम लेकर के जाती है। तीसरा नंबर देखें कि जो हिमालयी नदियां है यह अधिक कटाव करती है, कारण यह है कि यह अधिक अधिक जो है मैदानी क्षेत्रों में। कारण क्या होता है इसका, मैदानी क्षेत्र में मिट्टी होगी, यह कटाव न के बराबर करती है, राइट। कारण ये हो जाता है कि प्रायद्वीपीय जो नदियां है अधिकतर किसमें, तो पठारी भागों से निकलती है। यहाँ पे मैदानी भाग नहीं होने के कारण चट्टानों को नहीं काट पाती है। तो ये अंतर हो गया। नेक्स्ट अंतर देखते हैं कि और इसमें क्या अंतर होता है कि नेक्स्ट अंतर ये होता है कि जो हिमालयी नदियां है, हिमालयी नदियां अधिकतर अपने साथ पानी लेकर के ज्यादा से ज्यादा आती है, और जो प्रायद्वीपीय नदी है ये अपेक्षाकृत कम पानी लेकर के आती है। नेक्स्ट ये आ जाता है कि जो हिमालयी नदियां है यह अधिक, इसमें से कुछ ऐसी नदियां हैं, एक ही नदी को छोड़ करके जो सिंधु नदी है ये जा करके अरब सागर में गिरती है। तो वही जो अधिकतर नदियां हैं प्रायद्वीपीय, तो अधिकतर नदियां जाकर कहाँ गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में, तथा कुछ नदी जाकर के जाके गिरती है अरब सागर में, राइट। तो जो नदी अरब सागर में जाकर गिरती है, अधिकतर नदियां क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है। हिमालयी नदियां अधिकतर डेल्टा बनाती है, हालांकि प्रायद्वीपीय नदी भी डेल्टा बनाती है, लेकिन सबसे ज्यादा डेल्टा का निर्माण कौन करती है, हिमालयी नदियां करती है, राइट। इसमें अब देख लेते हैं हम लोग। चलिए अब देख लेते हैं कि भारत की नदियों के बारे में देख ले, अपवाह तंत्र के बारे में देख ले, इसके बारे में। तो हिमालयी नदी अपवाह तंत्र में कौन कौन हो जाता है, तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। तो वही द्वितीय नदी का अपवाह तंत्र में देखिए कौन कौन मेजर नदी हो जाता है, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी। ये क्रम से उत्तर से दक्षिण की तरफ भी है, तो इसे हम लोग याद करेंगे, राइट। एक टर्म आता है कि पूर्ववर्ती नदियां। तो पूर्ववर्ती नदियां वो होती है जो हिमालय की उत्पत्ति से पहले हुई थी, राइट। और वो नदियां हिमालय को काट करके अपने कुछ जल को लेकर के प्रवाहित करती है, तो उसे क्या बोलते हैं, पूर्ववर्ती नदियां। उसमें से कौन कौन हो जाता है, तो सिंधु, ब्रह्मपुत्र और जो सतलज नदियां है वो कौन सी नदी है, तो हिमालय की पूर्ववर्ती नदी है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं कि पूर्वारोपित नदी कौन कौन है, तो ये नदियां जो अथल
खंड के ढाल का अनुसरण नहीं करती है। जैसे कौन कौन, तो स्वर्ण रेखा कहाँ से निकलती है, तो झारखंड से निकलती है। सोन कहाँ, तो मध्य प्रदेश अमरकंटक से। चंबल मध्य प्रदेश से। अनासी नदियां जो है पूर्वारोपित नदियां हैं, राइट। तो इस पर हम लोग देख लेंगे कि ये सिंधु नदी का अपवाह तंत्र है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये गंगा नदी है, इसके अपवाह तंत्र होंगे। ये आपको गोदावरी है, कृष्णा है और कावेरी है। तो इसमें एक एक करके देख लेते हैं, सब नदियों के बारे में देख लेते हैं। तो अब देख लेते हैं कि सिंधु नदी के अपवाह तंत्र के बारे में देख लेते हैं। तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, तो तिब्बत वाले क्षेत्र से निकलती है, मानसरोवर के बगल से निकलती है। यहाँ तिब्बत वाले रेंज से निकलती है, पहले इसके बारे में देख लेते हैं, तब उसके बाद मैप में देखेंगे, राइट। सिंधु नदी लद्दाख एवं जास्कर श्रेणियों के बीच से होकर के बहती है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सिंधु नदी है वो किस श्रेणी के बीच में बहती है, याद रखेंगे। तो लद्दाख और जास्कर, राइट। सबसे पहले जो भारत की मान लें कि आउटलाइन मान लें हम लोग, तो सबसे पहले क्या हो जाता है, तो आपको ट्रांस हिमालय याद रखेंगे। ट्रांस हिमालय ये आपको क्या हो जाता है, काराकोरम रेंज। ये क्या हो जाता है, लद्दाख रेंज। ये क्या हो जाता है, तो पीर पंजाल, जास्कर और फिर पीर पंजाल, राइट। तो अब जो सिंधु नदी किस किस से होकर के, तो लद्दाख, तो इधर हो जाता है लद्दाख और इधर क्या हो जाता है, जास्कर के बीच से निकलती है। एक क्वेश्चन ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा है कि विश्व की सबसे गहरा गर्ज का निर्माण कौन नदी करती है, तो यही सिंधु नदी गर्ज यहाँ पर निर्माण करती है। बुंजी गर्त, आप लोग इसको सर्च मार लेंगे बुंजी गर्त के बारे में, राइट। से बीच से प्रवाहित होती है और भारत में प्रवेश के नाम पूछ ले तो कहाँ से प्रवेश करती है, तो दमयुग के पास भारत में यह प्रवेश करती है। सिंधु की टोटल जो लंबाई देख ले तो कितना हो जाता है, तो 2880 किलोमीटर हो जाता है। तो ये टोटल नदी है जो तिब्बत से निकल करके भारत और भारत से होकर के पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में जाएगी। तो टोटल लंबाई है 2880 किलोमीटर। उसके बाद देख लेते हैं कि इसकी सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो कौन है, तो चेनाब है, राइट। यूपीएससी 2022 में पूछा हुआ है कि ऐसी कौन तीन नदियां मिल करके आकर के सिंधु नदी में मिलती, जा करके डायरेक्ट मिलती है, तो वो कौन नदी हो जाता है, तो वो सतलज नदी आंसर होगा। कौन कौन, तो देखिए यहाँ आपको झेलम हो गया, चिनाब हो गया और रावी, ये सब आकर के किसमें मिलते हैं, तो ब्यास में। टोटल सॉरी सतलज डायरेक्ट एक सिंगल नदी मिलकर के आकर के किसमें मिलती है, तो आकर के ये सिंध नदी में मिल जाती है, राइट। और जाकर के अरब सागर में गिर जाती है। पाकिस्तान का नाम इन्हीं 5 नदियों के नाम पे ही पंजाब नाम पड़ा था, राइट। अब देख लेते हैं सिंधु नदी के जो सहायक कौन कौन से, तो क्रम से पूछ लेता है कि उत्तर से दक्षिण की तरफ इसको सजाएं। तो सबसे ऊपर कौन हो जाता है, झेलम हो जाता है। उसके बाद कौन हो जाता है, चिनाब हो जाता है। उसके बाद रावी हो जाता है। उसके बाद ब्यास, तब सतलज होता है। क्रम से याद रखेंगे जे सी डी आर करके ऐसे भी याद कर सकते हैं क्रम से, राइट। झेलम, चिनाब, सॉरी आर भी कर देंगे, जे सी आर भी कर देंगे तो ब्यास हो जाएगा, राइट। इसी करके ट्रिक बना करके इसको याद कर सकते हैं, राइट। अब देख लेते हैं कि नदियां और उद्गम स्थल क्या है तथा उन पर कौन कौन ऐसी परियोजनाएं चल रही है, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं झेलम नदी। झेलम नदी कहाँ से निकलती है, तो बेरीनाग एवं शेषनाग झील से निकलती है। कहाँ है, तो जम्मू एंड कश्मीर में, कश्मीर वाले क्षेत्र में ये पड़ता है, याद रखेंगे। ये कहाँ है, तो J&K में है, राइट। और इसमें पूछेगा कि झेलम नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं चालू है, तो तुलबुल परियोजना और ओरी परियोजना, राइट। इसी को लेकर के पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट में गया था, राइट। याद रखेंगे तुलबुल और ओरी परियोजना में कहते हैं चिनाब नदी, राइट। तो चिनाब नदी कहाँ से निकलती है, तो बारालाचा कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है, राइट। बारालाचा हिमाचल प्रदेश से निकलती है। अब देखते हैं इसमें कौन कौन परियोजना है, तो बगलिहार परियोजना है, सलाल परियोजना और दुलहस्ती परियोजना है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे ये कौन कौन सी परियोजना है चिनाब नदी को, तो बगलिहार परियोजना है, सलाल परियोजना है, दुलहस्ती परियोजना है। नेक्स्ट नदी देखते हैं कि रावी नदी के बारे में देखते हैं। तो रावी नदी कहाँ से निकलती है, तो ये रोहतांग दर्रा से निकलती है। याद रखेंगे रोहतांग दर्रा भी कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है, राइट। एक क्वेश्चन 67वीं बीपीएससी में पूछा था कि रोहतांग दर्रा से कौन सुरंग बनाया गया है, राइट। तो अटल सुरंग बनाया गया था, राइट। रावी नदी पर कौन कौन से परियोजनाएं चल रही है, तो चमेरा परियोजना चल रही है और थीम, जहां पर राजा रणजीत सिंह सागर बांध बनाया गया है,
तो किस पे, तो रावी नदी पर। नेक्स्ट नदी देखते हैं, ब्यास नदी के बारे में देखते हैं। तो ब्यास नदी रोहतांग दर्रा के पास से एक ब्यास कुंड है, वहां से निकलती है। और रोहतांग दर्रा कहाँ है, ये भी हिमाचल प्रदेश में ही है। अब देखते हैं इस पे कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही है। तो हरिके बैराज चल रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हरिके बैराज से ही कौन, इंदिरा गांधी नहर निकलती है। पूर्ण सतलज और ब्यास इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे जो लंबी नहर है, जो राजस्थान में हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र से एंट्री करता है और उसी से सिंचाई ऊंचाई क्षेत्र में होती है। तो कहाँ से, हरिके बैराज के आगे से ही निकलता है, राइट। अब नेक्स्ट देते हैं सतलज नदी। तो सतलज नदी का जो उद्गम स्थल कहाँ होता है, तो तिब्बत पठार के राक्षस ताल, ये नाम याद रखेंगे। राक्षस ताल झील से निकलता है और भारत में प्रवेश कहाँ से करता है, सिपीला दर्रा से प्रवेश करता है। याद रखेंगे सिपीला दर्रा कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में। इस पे कौन कौन सी परियोजना है, तो भाखड़ा नांगल परियोजना और हरिके बैराज है, राइट। जो भाखड़ा नांगल परियोजना है, इसको क्या बोलते हैं, भारत का सबसे जो लंबा बांध है कहाँ है, तो भाखड़ा नांगल बांध है, राइट। अब इसको एक बार देख लेंगे, नदी इसको देख लेंगे, इस मैप को एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं गंगा नदी का अपवाह देख लेते हैं, राइट। तो गंगा नदी भारत की जीवनदायिनी नदी भी बोलते हैं। ये कौन कहाँ कहाँ से निकलती है, ये क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा हुआ है और पूछता भी है कि किसके कौन कौन नदी के मिलने से कौन सा प्रयाग का निर्माण होता है, राइट। तो एक बार यहाँ पढ़ लेते हैं, उसके बाद आउटलाइन मैप में देख लेंगे, राइट। तो विष्णु प्रयाग कहाँ बनता है, तो धौली गंगा और अलकनंदा नदी से। कौन प्रयाग कहाँ बनता है, तो पिंडार और अलकनंदा नदी से। रुद्र प्रयाग कहाँ बनता है, तो मंदाकिनी और अलकनंदा नदी से। देव प्रयाग कहाँ बनता है, भागीरथी नदी और अलकनंदा से बनता है। अब इसको आउटलाइन मैप पर देख लेते हैं एक बार। तो सबसे देखते हैं बद्रीनाथ, याद रखेंगे बद्रीनाथ से कौन निकलती है, तो अलकनंदा नदी निकलती है, राइट। अलकनंदा में आगे चलकर की एक नदी कौन मिल जाती है, तो धौली गंगा मिल जाती है। जब अलकनंदा और धौली गंगा जहाँ पर मिलते हैं, तो वहां पे कौन सा प्रयाग का निर्माण होता है, तो विष्णु प्रयाग का निर्माण होता है। कौन कौन, अलकनंदा और धौली गंगा जहाँ पे मिलती है वो क्या होता है, तो विष्णु प्रयाग होता है। जो अलकनंदा कहाँ से निकल रही है, तो बद्रीनाथ से निकल रही है, राइट। आगे चल करके अलकनंदा फिर आगे बढ़ती है, तो उसमें एक और नदी आकर के मिलती है, कौन, तो नंदाकिनी नदी आकर के मिलती है। और अलकनंदा में जहां आकर के मिलती है नंदाकिनी नदी, वहां पे कौन सा प्रयाग बनता है, ये कौन सा प्रयाग है, तो नंद प्रयाग है। अभी फिर अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है, दो नदियों को जल को लेकर के और आगे, तो आगे इसमें एक और नदी आकर के मिलता है, कौन, तो पिंडार नदी आकर के मिलता है। पिंडार नदी जब आकर के अलकनंदा में मिलता है, तो वहां पे कौन सा प्रयाग बनता है, तो कर्ण प्रयाग बनता है, राइट। याद रखेंगे क्रम से पूछा हुआ है कि ऊपर से नीचे की तरफ। तो सबसे पहले कौन बनता है, तो देव प्रयाग विष्णु प्रयाग बनता है, उसके बाद नंद प्रयाग बनता है, उसके बाद कर्ण प्रयाग बनता है, राइट। अब ये तीन नदियों को लेकर के अलकनंदा आगे बढ़ रही है। तो केदारनाथ के गोमुख से, याद रखेंगे केदारनाथ के गोमुख से कौन नदी निकलती है, तो मंदाकिनी नदी निकलती है। और ये मंदाकिनी नदी जब आकर के अलकनंदा में मिलती है, तो वहां पे कौन सा प्रयाग बनता है, रुद्र प्रयाग बनता है। याद रखेंगे मंदाकिनी नदी और अलकनंदा के मिलने से कौन बनता है, रुद्र प्रयाग बनता है। अब कहते हैं गंगोत्री ग्लेशियर से, मेन नदी इसी नाम पे गंगा पड़ता है। गंगोत्री ग्लेशियर से ये सबसे ज्यादा पानी लेकर के आता है। तो गंगोत्री ग्लेशियर से कौन नदी निकलती है, तो भागीरथी नदी निकलती है। भागीरथी नदी आगे चल करके जब अलकनंदा में मिल जाती है, तो वहां पे क्या बनता है, देव प्रयाग। सबसे नीचे कौन प्रयाग बनता है, तो देव प्रयाग। ये भी क्रम से याद रखेंगे, राइट। आगे चल करके ये हम लोग को फायदा करेगा इसी लेक्चर में, राइट। अब नेक्स्ट आते हैं गंगा का उद्गम स्थल कौन है, तो गोमुख के निकट गंगोत्री हिम्मत से निकलती है, राइट। अलकनंदा नदी भागीरथी नदी के साथ मिलकर के कौन सा प्रयाग बनाती है, तो देव प्रयाग बनती है, मिलने से गंगा कहलाती है, राइट। गंगा की जो लंबाई है, टोटल लंबाई कितनी है, तो 25 से 25 किलोमीटर है। तो वही अगर बिहार में पूछ ले तो कितना है, 445 किलोमीटर। ये भी ज्यादा रखेंगे, राइट। भारत की नदियों में सबसे बड़ा कोई अपवाह तंत्र है, तो वो कौन है, गंगा नदी का अपवाह तंत्र बड़ा है। लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछता है कि भारत में कौन ऐसी नदी है जो सबसे ज्यादा अपने अपवाह तंत्रों से सबसे ज्यादा पानी लेकर के आती है, तो कौन नदी हो जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी हो जाता है। कौन हो जाता है, तो ब्रह्मपुत्र होता है। ये पानी के साथ साथ सबसे ज्यादा अवसाद भी अपने साथ लेके आती है। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना नदी। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है
कि जो यमुना नदी है वो गंगा के किस साइड से मिलती है, यानी बाएं से कि दाहिने से मिलती है, राइट। तो जो यमुना नदी है वो कहाँ से आकर के मिलती है, तो दाहिने से मिलती है, राइट। इधर से ये गंगा आ रही है और इधर से ये यमुना करके यहाँ मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है, तो प्रयागराज में मिलती है। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो पद्मा के नाम से क्यों जाना जाता है, जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में आकर के जमुना बन जाती है, जमुना और गंगा जहाँ मिलन हो जाता है वहां पद्मा नदी हो जाता है, राइट। देख लेते हैं गंगा नदी की टोटल लंबाई कितना है, 25 से 25 किलोमीटर। उत्तराखंड में कितना, 110 किलोमीटर। बिहार में 445 किलोमीटर। वहीं पश्चिमी बंगाल में कितना, तो 520 किलोमीटर की दूरी तय करती है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं आप गंगा नदी की गंगा नदी तंत्र का संक्षिप्त वर्णन देख लेते हैं। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग एक बार देख लेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं तो गंगोत्री से आपको भागीरथी निकलती है, इधर से एक ही नदी मान के चलते हैं अलकनंदा, यहाँ करके देवप्रयाग बनती है। देवप्रयाग बनने के बाद ये नदी आगे चलती है। तो इसमें सबसे पहले पूछता है क्वेश्चन ये भी कि सबसे पहले का जो सहायक नदी कौन है, तो वो कौन हो जाता है, तो रामगंगा हो जाता है। उसके बाद कौन हो जाता है, ये जितने भी नदियां हम लोग अभी पढ़ रहे हैं किधर से, तो बाएं तट से मिलने वाली नदियां दिख रहे हैं। तो सबसे पहले कौन मिलती है, तो रामगंगा मिलती है। उसके बाद कौन मिलती है, तो गोमती मिलती है। उसके बाद कौन मिलता है, घाघरा। उसके बाद गंडक। उसके बाद बूढ़ी गंडक। उसके बाद कामला बलान। तब उसके बाद कोसी। तब लास्ट में पूछता है कि सबसे अंतिम में गंगा में कौन नदी मिलती है, तो महानंदी नदी मिलती है, महानंदा नदी मिलता है, राइट। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखेंगे तो हमसे इसको। अब देख लेते हैं दाहिनी तरफ से कौन कौन नदियां मिलती है। तो सबसे बड़ी जो सहायक नदी कौन है, यमुना नदी है, वो आकर के प्रयागराज में मिलती है। और पूछता है क्वेश्चन कि यमुना नदी के सहायक नदी कौन कौन है, तो सबसे पहले आकर मिलता है चंबल, क्रम से याद रखेंगे। उसके बाद सिंध, उसके बाद कौन, बेतवा। उसके बाद केन। ये आकर के सब किसमें मिलती है, तो यमुना में। ये टोटल जाकर के कहाँ मिलते हैं, प्रयागराज में ये मिलते हैं। उसके बाद देखते हैं डायरेक्ट रूप से बाएं साइड से और कौन नदी मिलती है, तो टोन्स मिलती है, सोन मिलती है, हुगली मिलती है। यहाँ पर एक आकर के उत्तरी कोयल भी मिलती है, राइट। अब देख लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है, यहाँ से निकलती है और पूरे तिब्बत चीन में इसको क्या बोलते हैं, सांको नदी बोलते हैं। इसकी लंबाई कितना है, तो 2900 किलोमीटर। तो यह भारत में ज्यादा नहीं है, तो इसलिए इसको भारत में लंबी नदी नहीं मानते। ये आकर के अरुणाचल प्रदेश में यांग याप दर्रा से प्रवेश करती है। जब ये प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में दिहांग दिबांग से मिलने के बाद ये नदी दिहांग हो जाती है, आगे बढ़ती है। जब ये नदी असम में प्रवेश करती है तो इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। और जैसे ये नदी बांग्लादेश में जाएगी तो वहां जमुना और गंगा जहाँ मिलने हो जाएगा वहां पद्मा बोलेंगे। जब पद्मा नदी आगे बढ़ती है तो भारत के मणिपुर से एक नदी निकलती है मेघना। तो जब आकर के लास्ट इसमें मिल जाती है तो आगे जाकर के ये बंगाल की खाड़ी में जब नदी गिरता है तो मेघना के नाम से गिरता है। ये भी याद रखेंगे। चलिए अब देखते हैं, एक बार रिटर्न में देखेंगे कि बाएं से मिलने वाली कौन कौन नदियां हैं, याद रखेंगे रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा, राइट। वहीं दाएं से मिलने वाली नदियां कौन कौन है, यमुना, सोन, टोन्स, कर्मनाशा, दामोदर, हुगली, राइट। नेक्स्ट लिखते हैं आप। अब आते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के अपवाह तंत्र के बारे में देख लेते हैं, राइट। तो इसका उद्गम स्थान जो है मानसरोवर के सेमायुंगडुंग ग्लेशियर या आंगसी ग्लेशियर से होता है। भारत में यह प्रवेश कहाँ से करता है, तो यांगयाप दर्रा से। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ प्रवेश करती है, तो यांगयाप दर्रा से प्रवेश करती है। दिबांग एवं लोहित नदी के मिलने के बाद इसे ब्रह्मपुत्र नदी बोलते हैं। ये दिबांग और लोहित नदी कहाँ मिले, तो अरुणाचल प्रदेश में। यही ब्रह्मपुत्र नदी जब आगे बढ़ता है, ये तिब्बत में सांगपू कहते हैं, याद रखेंगे। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं, तो सांगपू कहते हैं। और अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग बोलते हैं। असम में इसको क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी बोलते हैं, राइट। और बांग्लादेश में इसे क्या बोलते हैं, यमुना। जिसे बांग्लादेश में प्रवेश करेगी ब्रह्मपुत्र तो यमुना के नाम से वहां से जानी जाएगी। टोटल ब्रह्मपुत्र नदी की कितना लंबाई है, तो 2900 किलोमीटर। यह गंगा नदी के साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है। उस डेल्टा का नाम क्या है, तो सुंदरवन डेल्टा है, राइट। अब देख लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी में बाएं से मिलने वाली नदियां कौन कौन से हैं, तो दिबांग है, लोहित है, धनसिरी है, कोकली है और बराक है, राइट। ये कहाँ से मिलती है, तो बाएं साइड से मिलती है। दाहिने साइड से मिलने वाली कौन कौन सी नदियां है, तो दिहांग है, सुबनसिरी है, कामेंग है, मानस है, ओम है, संकोच है और तीस्ता है, राइट। अब थोड़ा सा इसको मैप के हिसाब से देख लेते हैं। चलिए तो उसको
तिब्बत में क्या बोलते हैं, तो सांको बोलते हैं। यही है आपको यहाँ पे क्या है, तो यांग याप दर्रा है, यहीं पे दिबांग, और दिबांग नदी आकर के मिल जाती है लोहित के मिलने से। ये कौन सा नदी हो जाता है, दिबांग नदी। अब जैसे ये असम में प्रवेश करता है तो कौन नदी हो जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी हो जाता है। अब देखिए इसके जो दाहिने तट से कौन कौन नदी है, तो सुबनसिरी सबसे पहले मिलती है, उसके बाद कामेंग मिलती है, उसके बाद मानस मिलती है, उसके बाद संकोच मिलती है, उसके बाद रैडाक मिलती है। राइट, तो क्वेश्चन ये भी पूछता हुआ है कि जो संकोच नदी है किसकी किसकी सीमा बनाती है, तो संकोच नदी अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के सॉरी अरुणाचल प्रदेश और असम के सीमा से होते हुए ये प्रवेश करती है। वहीं अब आते हैं, ये तीस्ता नदी है जो कहाँ से निकलती है, तो सिक्किम से निकलती है, जिमू ग्लेशियर से। और ये तीस्ता नदी आकर के बांग्लादेश में आके मिल जाती है। राइट, अब देख लिये वही इधर से बराकर नदी निकलती है और ये आकर के मिल जाती है यमुना में। राइट, नेक्स्ट देखते हैं, नदी द्रोणी पूछता है कि बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सबसे बड़ा नदी द्रोणी किसकी है, तो गंगा की है, उसके बाद किसकी है, सिंधु के, तब गोदावरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र और महानदी की। राइट, या कहा जाए कि सबसे ज्यादा पानी लेकर कौन सी नदी आती है, तो इन सब नदियों में से सबसे ज्यादा पानी कौन लेकर आती है, तो ब्रह्मपुत्र लेकर आती है। लेकिन द्रोणी की बात नहीं करें, द्रोणी मतलब एक बेसिन, सबसे बड़ा बेसिन किसका है, तो गंगा का है। राइट, अब आते हैं प्रायद्वीपीय नदियों के अपवाह तंत्र के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे एक बार देख लेंगे कि कौन कौन सी नदी है, कहाँ कहाँ से। ब्रह्मपुत्र है, यमुना, पद्मा ये उसी का नाम हो जाता है, सिंधु नदी मानसरोवर से, गंगा, यमुना अमरकंटक से इसमें निकलेगी, नर्मदा भी निकलेगी, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। राइट, अरब सागर में गिरने वाली नदियां, अधिकतर नदियां क्या बनाती है, तो एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी का मतलब क्या होता है कि वहाँ डेल्टा नहीं होता, डायरेक्ट वो नदियां पहाड़ों को काटते हुए समुद्र में जाके मिल जाती है, तो वहां जो खड़ा ढाल होता है वो क्या होता है, एस्चुरी होता है। राइट, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली अधिकतर नदियां क्या बनाती है, तो डेल्टा बनाती है। उत्तर से दक्षिण में नदियों का क्रम क्या है, उसको भी एक बार देख लेंगे। देखिए नर्मदा जो एस्चुरी बनाती है कौन, नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, पेरियार, मांडवी और जुआरी नदियां हैं। स्वर्ण रेखा, बैतरनी, ब्राह्मणी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी और कावेरी ये सब डेल्टा का निर्माण करते हैं। और देख लें कि उत्तर से दक्षिण की तरफ कौन कौन सी नदियां हैं और उनकी लंबाई क्या है, क्रम से देखिए। राइट, तो एक नंबर पे सबसे पहले प्रायद्वीपीय नदी का सबसे लंबा नदी कौन है, बड़ी नदी, तो गोदावरी है। गोदावरी की टोटल लंबाई कितना है, तो 1465 किलोमीटर। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दूसरा नंबर कौन है, कृष्णा। कृष्णा कितना है, तो 1400 किलोमीटर। नर्मदा नर्मदा कितना है, 1312 किलोमीटर। महानदी कितना है, तो 851 किलोमीटर। कावेरी कितना है, 805 किलोमीटर। और तापी कितना है, तो 724 किलोमीटर। राइट, याद रखेंगे उत्तर से दक्षिण की तरफ। राइट, नेक्स्ट देखते हैं गोदावरी नदी के बारे में देख लेते हैं। तो गोदावरी नदी, इसे दक्षिण का गंगा नदी भी बोलते हैं। गोदावरी की कौन कौन सी सहायक नदी है, ये कई बार पूछा हुआ है, तो एक बार सहायक नदी देख लेंगे। पेनगंगा, वारधा, पेनगंगा, ये सब किसकी सहायक नदी है, तो ये धारणा, सीरम, ये सब किसकी नदी है, तो आपको पेंच भी इसकी सहायक नदी है, याद रखिए। राइट, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, पेंच किसकी सहायक नदी है, तो गोदावरी की। नेक्स्ट नदी आकर के देखते हैं नर्मदा। नर्मदा नदी के जो अपवाह क्षेत्र किधर है, तो पूर्व से पश्चिम की तरफ है। पूर्व से पश्चिम की तरफ 3-4 नदियां हैं कौन, तो नर्मदा, ताप्ती, पेरियार, मांडी, ये सब नदियां कौन है, जो पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। यह विंध्यन और सतपुरा के मध्य भ्रंश घाटी से बहती है। सरदार सरोवर परियोजना यहाँ पर है और धुआंधार जल प्रपात है, किसके है, तो नर्मदा नदी पर ही है। राइट, नेक्स्ट नदी देखते हैं ताप्ती नदी। यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुरा पहाड़ी के भ्रंश घाटी से बहती है। प्रमुख इसकी जो सहायक नदी है कौन है, तो पूर्ण, गिरना, पंचधारा, माधुरा, बोरी और अनर इसकी सहायक नदी है, तो ताप्ती की सहायक नदियां है। राइट, नेक्स्ट देखते हैं कृष्णा नदी। उद्गम कहाँ है, तो महाबलेश्वर से निकलती है। महाबलेश्वर कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। राइट, याद रखेंगे महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी। गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश में भारत का दूसरा
सबसे बड़ा नदी है कृष्णा प्लस जो गोदावरी है, लेकिन आंध्र प्रदेश की दूसरी जो सबसे बड़ी बड़ी नदी कौन है? कृष्णा। इसका अपवाद क्षेत्र कौन सा है? तो महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है। याद रखेंगे कृष्णा नदी का कौन कौन सा अपवाद क्षेत्र है? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राइट। नदी जल विवाद कौन किस राज्य से में है? तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में कृष्णा नदी को लेकर के जल का विवाद है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है, राइट। नेक्स्ट नदी देखते हैं, महानदी नदी। इसका उद्गम स्थान कहाँ है? सिल्वा पहाड़ी। सिल्वा पहाड़ी कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में निकलती है। और बहुदेशीय परियोजना कौन है? तो हीराकुंड जो बांध है इसी नदी पे, किस पे? महानदी पर, राइट। सबसे पुराना कोई परियोजना है, नदी परियोजना, तो हीराकुंड परियोजना है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं अपवाद क्षेत्र में कौन कौन। तो इसके अपवाद क्षेत्र में कुछ ही भाग महानदी में महाराष्ट्र में आता है, बाकी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा में आता है, राइट। उड़ीसा में जाकर के ये निकल करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। सहायक नदियां कौन कौन है? तो बाएं से मांडा, ईद, शिवनाथ। तो दाएं से कौन? जोंक, ऊंग और तेल। महत्वपूर्ण रखेंगे, तेल, ऊंग, जोंक, राइट। और मांड्रा, ईद और शिवनाथ, राइट। नेक्स्ट नदी देखते हैं, कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कर्नाटक में। हिमालय नदियों की तरह यह सादा नीरा नदी है। आयतन की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा जल प्रपात शिव समुद्रम भी इस नदी पर है, तो कावेरी। लेकिन शिव समुद्रम कहाँ पे है? कावेरी नदी पर। सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं कि यह श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम एवं श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। याद रखेंगे कि कौन ऐसी नदी है जो दक्षिण भारत में शिव समुद्रम और श्रीरंग द्वीपों का निर्माण करती है? तो वो कावेरी नदी है। इसके अपवाद क्षेत्र देखे तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु एवं पुडुचेरी है, राइट। नदी विवाद देखे तो कर्नाटक और तमिलनाडु का हमेशा विवाद रहता है, राइट। नेक्स्ट नदी देखते हैं, तो लूनी नदी। ये महत्वपूर्ण नदी हो जाती है क्योंकि राजस्थान से निकलने वाली नदी है, अरावली श्रेणी से निकलती है और गुजरात से प्रवाहित हुए कच्छ की खाड़ी में जाकर के यह विलुप्त होती है। एकमात्र लूनी नदी एक ऐसी है जो समुद्र में जाकर के नहीं गिरती है, बल्कि जो कच्छ के रणवायु क्षेत्र है दलदली में ही विलुप्त हो जाती है। यह अंतर प्रवाही नदी एवं नौड़ीय नदी है। इसकी सहायक नदी कौन है? तो सरस्वती, बूंदी और टुकड़ी जवाई इसकी सहायक नदी है, राइट। आई होप नदी को देख लिए होंगे। अब थोड़े से इसको आउटलाइन मैप देख लेते हैं। गोदावरी नदी को क्रम से पूछता है कि इसको दाहिने तरफ से कौन कौन सी नदियां हैं जो इसके सहायक नदी है। चलिए गोदावरी नदी के बारे में देख लें। तो ये निकलती कहाँ से? तो नासिक से निकलती है। नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है जो महाराष्ट्र में है, राइट। सबसे पहली इसकी कौन सहायक नदी है? तो इसकी सहायक नदी सबसे पहले कौन है? पेनगंगा है, वर्धा है, वेनगंगा है, पेंच है, चारण है, प्राणहिता है, पूर्णा है, सबरी है और इंद्रावती है। याद रखें इंद्रावती और सबरी कहाँ से? तो छत्तीसगढ़ से निकलती है। और वहीं देखें तो दाहिने तरफ से इसकी कौन हो जाती है? तो मंसरा हो जाती है, कौवर हो जाती है और मनेर नदियां हो जाती है, राइट। अधिकतर नदियां इस रीति से बाई तरफ से निकलती है, राइट। अब देखते हैं ताप्ती नदी। ताप्ती नदी महत्वपूर्ण हो जाती है, यह पूर्व से पश्चिम की दिशा में बहती है। अब इसका जो उद्गम स्थान है सब पूरा पर्वत है, राइट। और इसमें इसकी सहायक नदी कौन है? तो औंडावती है और गिरना है, महत्वपूर्ण हो जाता है, राइट। नेक्स्ट नदी देखते हैं। नेक्स्ट नदी देखते हैं कृष्णा नदी के बारे में। कृष्णा नदी के सहायक नदी कौन कौन से? कहाँ से निकलती है कृष्णा? तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। और इसके बाएं तरफ से कौन कौन? तो कोयना, याद रखेंगे कोयना, भीमा, अमरावती, मूसी नदी। मूसी नदी के ही तट पे कौन है? तो आपको हैदराबाद राज्य, हैदराबाद जो शहर है बसा हुआ है। और वहीं देखिए दाहिने तरफ से कौन? तो पंचगंगा। याद रखेंगे पंचगंगा किसकी है? तो कृष्णा की सहायक नदी है। दूध गंगा, मालप्रभा, घाट प्रभा, तुंगभद्रा यह महत्वपूर्ण हो जाती है। तुंगभद्रा नदी विजयनगर साम्राज्य से याद आ रहा होगा। कृष्णा की सबसे बड़ी कोई सहायक नदी है, याद रखेंगे तो कौन है? तुंगभद्रा नदी, राइट। नेक्स्ट देखते हैं महानदी के बारे में देख लेते हैं। महानदी नदी महत्वपूर्ण हो जाती है। यह सिहुआ पहाड़ी से निकलती है, कहाँ से? छत्तीसगढ़ से। इसके जो बाएं तट से कौन कौन है?
तो शिवनाथ है, मांड है और ईब है। वहीं दाहिनी तरफ से कौन, तो जोंक है, ऊंग है और तेल नदी है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि तेल नदी किसकी सहायक नदी है, महानदी के। और कावेरी नदी के बारे में देखते हैं, ये कहाँ से, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी कहाँ है, तो कर्नाटक में है, राइट। उसके जो बाएं तरफ से है कौन है, तो हरंगी है, हेमवती है, सिमसा है और कावर्ती नदी है, राइट। वही दाहिनी तरफ से देखिए कौन है, तो लक्ष्मण तीर्थ है। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है इसकी सहायक नदियां, लेकिन फिर भी देख लेंगे। कोनावनी है, भवानी, सबसे याद रखें कावानी और भवानी, कावानी और भवानी याद रखेंगे, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये महत्वपूर्ण नदी हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं नर्मदा नदी के बारे में, कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक। अमरकंटक कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है, राइट। तो इस अभी भी इससे ज्यादा कोई नहीं पूछा हुआ है मध्य प्रदेश की जो सॉरी नर्मदा नदी इसकी सहायक नदी, फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो बरगी है, हिरण है, वर्णा है, चंद्रकोश है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंद्रकोश नदी है ये किसकी सहायक नदी है, तो नर्मदा की है, राइट। हथनी है, मार्च है और कोलार है, राइट। नहीं देख लें कि उसके जो दक्षिणी शोर से आके मिलती है कौन कौन नदियां है, तो श्रावर है, बंजर है, दूधी नदी है, शेर है, तावा नदी है। याद रखेंगे जो अभी तावा रामसर साइड जुड़ा है, तो 85 नंबर वा, तो 85 नंबर तावा जलाशय है, रामसर साइड में जुड़ा है। याद रखेंगे कहाँ, मध्य प्रदेश। तो आई होप हम लोगों ने सब नदियों के बारे में देख लिया, ज्यादा वीडियो लंबा भी नहीं बनाना था, तो हम लोग नदी के बारे में देखें। आई होप कुछ अच्छा मिला होगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।